Hello everyone, this is CS संगीत केडिया from संगीत केडिया एकेडमी। आज मैं अमेंडमेंट्स डिस्कस करने जा रहा हूँ, अमेंडमेंट्स फॉर दिसंबर 2021 एग्जाम एंड अमेंडमेंट्स फॉर दिसंबर 2021 एग्जाम फॉर विच पेपर? Now for which papers? One is that is the corporate restructuring, insolvency, liquidation and winding up. ये प्रोफेशनल प्रोग्राम का न्यू सिलेबस का पेपर है एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस द अमेंडमेंट्स सिमिलर पेपर जो ओल्ड सिलेबस में है, दैट इज द कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी। सिमिलर पेपर एक ओल्ड सिलेबस का प्रोफेशनल प्रोग्राम, ओल्ड सिलेबस। तो इन दोनों पेपर्स के अंदर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप जो न्यू सिलेबस प्रोफेशनल प्रोग्राम का पेपर है, एंड सिमिलरली कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन, इंसॉल्वेंसी जो कि ओल्ड सिलेबस प्रोफेशनल प्रोग्राम पेपर है। दोनों एक ओल्ड सिलेबस का एक न्यू सिलेबस का, दोनों के अंदर अमेंडमेंट सेम है एंड दैट्स व्हाई हम इकट्ठा डिस्कस कर रहे हैं। दोनों के अंदर अमेंडमेंट सेम है, एक ओल्ड सिलेबस का पेपर और एक न्यू सिलेबस का पेपर, जो शॉर्ट में लोग CR पेपर बोलते हैं, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग पेपर। दोनों में अमेंडमेंट सेम है नाउ, एंड इससे दोनों के अमेंडमेंट्स हम इकट्ठे डिस्कस कर रहे हैं नाउ। जो अमेंडमेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर दिसंबर 2021 एग्जाम फॉर बोथ दीज पेपर्स, बोथ शॉर्ट में बोल सकते हैं CRILW न्यू सिलेबस का, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप, एंड ओल्ड सिलेबस का CRVI, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन, इंसॉल्वेंसी। ये एक्चुअली किस पीरियड के अमेंडमेंट हम डिस्कस करेंगे? अमेंडमेंट्स ऑफ द पीरियड 1 जनवरी 2021 to 30th of June 2021। 1 जनवरी 2021 से लेके 30 जून 2021, इस पीरियड में जो अमेंडमेंट्स आए हैं, दैट इज अ 6 months पीरियड। इस पीरियड में जो अमेंडमेंट्स आए हैं 1 जनवरी 2021 से लेके 30 जून 2021, इस पीरियड में जो अमेंडमेंट्स आए हैं, आपको इन रिलेटिंग टू बोथ दिस पेपर्स एंड CR पेपर, ओल्ड सिलेबस एज वेल न्यू सिलेबस, दैट आई एम गोइंग टू कवर इन दिस टुडेज क्लास, एंड वो मैं कवर करूंगा। अच्छा, एक और बात, जो बच्चे के पास जो बुक है या लेक्चर्स हैं, अगर 1 जनवरी 2021 से पहले के अपडेटेड नहीं, मतलब अप टू 31 दिसंबर, अगर अप टू 31 दिसंबर 2020 तक अगर आप ऑलरेडी अपडेटेड नहीं है, क्योंकि मैं तो उसके बाद के अमेंडमेंट करा रहा हूं, 1 जनवरी 2021 ऑनवर्ड्स, 31 दिसंबर 2000 तक अगर आप ऑलरेडी अपडेटेड नहीं है, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ आवर वेबसाइट www.sangeetkediacademy.com। हमारी वेबसाइट पे www.sangeetkediacademy.com, हमारी वेबसाइट पे आपको इससे पहले 1 जनवरी 2021 से पहले के अमेंडमेंट्स ऑलरेडी प्लेस हैं, उसके नोट्स भी हैं एज वेल एज वीडियो लेक्चर भी है, ठीक है। और जो अभी मैं आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये भी हमारी वेबसाइट पे प्लेस हो जाएगा। 1 जनवरी 2021 से लेकर 30 जून 2021 इस पीरियड के जो अमेंडमेंट्स हैं, और इससे पहले के जो अमेंडमेंट्स हैं अप टू 31 दिसंबर 2020, वो सारे अमेंडमेंट्स, वीडियो लेक्चर, नोट्स सब
हमारी वेबसाइट पे ऑलरेडी दे आर देयर एंड द वेबसाइट इज www.sangeetkdacademy.com एंड ये फ्री लेक्चर्स हैं, फ्री नोट्स हैं, कोई भी डाउनलोड कर सकता है, कोई चार्जेस नहीं, एनी वन कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दिस, ठीक है। एंड तो एक तो ये बात होगी। इसका तो इससे पहले अगर आप अपडेटेड नहीं है तो टेक द हेल्प ऑफ वेबसाइट, वो आपको वहाँ से नोट्स और वीडियो लेक्चर अमेंडमेंट के मिल जाएंगे। अच्छा, 30 जून 2021 के बाद जो अमेंडमेंट्स आ रहे हैं लाइक जुलाई 2021 में या अगस्त में या अक्टूबर में, नवंबर में, ये अमेंडमेंट्स आपके दिसंबर 2021 के लिए रिलेवेंट नहीं है। यू नो दैट डेजा ICSI गाइडलाइन, उसके हिसाब से एक 6 मंथ्स क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से एक 6 मंथ्स क्राइटेरिया के साथ एग्जाम से 6 महीने पहले तक जो भी लॉ में अमेंडमेंट्स आते हैं सिर्फ वही आपके सिलेबस का एग्जाम में अप्लाई होंगे। इट मीन जो आपको 1 जुलाई 2021 ऑनवर्ड जो अमेंडमेंट्स आ रहे हैं वो आपके दिसंबर 2021 एग्जाम में अप्लाई रिलेवेंट नहीं है। तो उसके बारे में कंफ्यूज नहीं होना। कई बच्चे सुन लेते हैं, सर मैंने सुना था कि सर ये अमेंड हो गया, ये टॉपिक अमेंड हो गया, बट कब अमेंड हुआ? अगर मान ली लेट्स से इट इज गेटिंग अमेंडेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021, तो दिसंबर 21 एग्जाम में, दिसंबर 2021 एग्जाम में उसको अप्लाई, वो उसके लिए रिलेवेंट नहीं है। हाँ, जून 2022 का जो एग्जाम होगा, जून 2022 का, उसके लिए रिलेवेंट होगा। तो एक्चुअली आपको ये भी समझना है, तो इसलिए तो इससे पहले कि अगर आप अपडेटेड नहीं है, टेक द हेल्प ऑफ आवर वेबसाइट। और इस डेट के बाद जो चेंजेस आ रहे हैं वो आपके दिसंबर 2021 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये बात। तो फिर से हम आज की क्लास में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? अमेंडमेंट्स फॉर दिसंबर 2021 एग्जाम, फॉर विच पेपर? कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप, न्यू सिलेबस प्रोफेशनल प्रोग्राम पेपर है। सिमिलरली कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन, इंसॉल्वेंसी, प्रोफेशनल प्रोग्राम ओल्ड सिलेबस का पेपर है। एंड ये दोनों CR के पेपर, एक ओल्ड सिलेबस का, एक न्यू सिलेबस का। इन दोनों पेपर के लिए इस पीरियड में जो भी अमेंडमेंट्स आए हैं, दैट आई एम गोइंग टू कवर फॉर दिसंबर 2021 एग्जाम, दैट आई एम गोइंग टू कवर फॉर दिसंबर 2021 एग्जाम। इज दैट ओके विद एवरीवन? नाउ अब देखिए, पहला आपका टॉपिक जो जिसमें चेंज है, बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स है नहीं, छोटे मोटे चेंजेस हैं, बहुत सारे चेंजेस है नहीं। पहला जो अमेंडमेंट है इन द टॉपिक मर्जर्स एंड अमलगमेशंस। मर्जर्स एंड अमलगमेशन। मर्जर्स एंड अमलगमेशन जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर पहला जो अमेंडमेंट है दैट इज पर्टेनिंग टू सेक्शन 332। सेक्शन 32 232 जो एक बड़ा लंबा सेक्शन है, उसमें आपको सबसेक्शन 8 में एक पेनल्टी दे रखी थी। सेक्शन 232 का सबसेक्शन 8, वो पूरा सबसेक्शन 8 चेंज हो गया है। तो पहले वाला सबसेक्शन 8 भूल जाइए, सेक्शन 232 का सबसेक्शन 8। तो पहले वाला जो सबसेक्शन 8 था भूल जाइए, उसकी जगह नया सबसेक्शन 8 हो गया है। वो नया क्या है वो नोट्स में दिया हुआ, मैं इसको समझाया तो क्या है, आपके अमेंडमेंट के जो नोट्स है उसमें आपको दिया, मैंने दे दिया है कि साहब लिख दिया एग्जिस्टिंग सबसेक्शन 8 ऑफ सबसेक्शन 232, सॉरी existing subsection 8 of section 232 shall be replaced by the following subsection 8। तो ये नया subsection 8 क्या देखिए, it say that if a company fails to comply with subsection 5, मतलब section 232 का subsection 5 अगर कंपनी कंप्लाई नहीं करती, then the company and every officer of the company who's in default shall be liable to a penalty of ₹20,000, and where the default failure is a continuing one with a further penalty of ₹1,000 for every day so long as the default continues, subject to a maximum ₹3 lakhs। इसका मतलब क्या देखिए, अगर एक कंपनी सबसेक्शन 5 के प्रोविजंस का कंप्लायंस नहीं करती, उसकी इट फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजन सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 और सेम सेक्शन सेक्शन 232। आज सबसेक्शन 5 में क्या दे रखा है कि साहब NCLT ने जो आपको ऑर्डर पास किया अप्रूविंग द स्कीम ऑफ मर्जर अमलगमेशन, तो हर कंपनी जिसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर पास हुआ उसको NCLT के ऑर्डर की कॉपी की रजिस्ट्रेशन कराने विद ROC। Subsection 5 of section 232 provides that every company in relation to which the NCLT has approved passed the order, thereby approving the scheme of amalgamation, merger, all that, they have to file a copy of the same, that order of the NCLT order with the ROC, इसकी रजिस्ट्रेशन कराने with the ROC। ये बात आपको कहाँ दे रखी है? सबसेक्शन 5 में। अगर एक कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कराती NCLT ऑर्डर का, इसका तो क्या है, सब वायलेशन, इट्स अ फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजन सबसेक्शन 5। तो उस केस में क्या पेनल्टी लगेगी, वो कहां दे रखी? सबसेक्शन 8 में। तो जो पहले पेनल्टी थी वो पेनल्टी ओवरऑल सेक्शन की थी,
अब वो चेंज होके पर्टिकुलरली सबसेक्शन 5 के कॉन्टेक्स्ट पे, क्योंकि ओवरऑल को डिफॉल्ट की बात है नहीं, तो सबसेक्शन 5 का अगर नॉन कंप्लायंस है, फेलियर टू कंप्लायंस है, तो उस केस में सबसेक्शन 8 में पेनल्टी। और सबसेक्शन 5 में क्या दे रखा है मैंने बता दिया। तो इसका तो कंपनी अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 5 अगर एनसीएलटी ऑर्डर की रजिस्ट्रेशन विद आरओसी नहीं कराती है तो सबसेक्शन 8 क्या कहता है, सबसेक्शन 8 क्या कहता है, सबसेक्शन 8 सेज दैट, subsection 8 says that if a company fails to comply with the provisions of section 5 of section 232 then कंपनी के ऊपर एंड कंपनी के ऑफिसर इन डिफॉल्ट, दोनों के ऊपर, ऑफिसर ऑफ द कंपनी वर इन डिफॉल्ट, ऑफिसर इन डिफॉल्ट से विल लायबल टू पेनल्टी ऑफ 20,000 रुपीज। पहले तो ये अगर कंटिन्यूइंग फेलियर है देन 1,000 रुपीज फॉर एवरी डे, 20,000 फर्स्ट टाइम, कंटिन्यूइंग फेलियर तो 1,000 रुपये फॉर एवरी डे, और आपको सब मिला के मैक्सिमम 3 लाख रुपए इससे। इसका तो ये कैलकुलेशन अगर मान ली बहुत दिन का डिफॉल्ट है, फेलियर है, तो 1,000 पर डे के हिसाब से बहुत बड़ा अमाउंट बन सकता है, बट एनी केस इट इज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 3 लाख रुपए, इससे ज्यादा पेनल्टी नहीं होगी। तो सबसेक्शन 8 में जो पेनल्टी ओवरऑल सेक्शन 232 की दे रखी थी कि ओवरऑल सेक्शन 232 का वायलेशन ऑल दैट, उसकी जगह सबसेक्शन 8 में अब ये आ गया है कि अगर सबसेक्शन 5 में जो रिक्वायरमेंट है कि एनसीएलटी के ऑर्डर की कॉपी की रजिस्ट्रेशन कराने विद आरओसी बाय द कंपनी, अगर एक कंपनी नहीं कराती तो उस कंपनी पर पेनल्टी लगेगी एज पर सबसेक्शन 8। क्या पेनल्टी है, कंपनी के ऊपर, कंपनी का ऑफिसर डिफॉल्ट पे क्या पेनल्टी है, 20,000 रुपीज फर्स्ट टाइम, अगर कंटिन्यूइंग फेलियर है तो 1,000 रुपीज फॉर एवरी डे सो लॉन्ग एज द फेलियर कंटिन्यूज, एंड सब्जेक्ट टू ओवरऑल 3 लाख रुपए, इससे ज्यादा नहीं पेनल्टी हो सकती है। एंड दैट इज न्यू सबसेक्शन 8 इन सेक्शन 232। इसका मतलब सेक्शन 232 एज इट इज है, कोई चेंज नहीं, खाली सबसेक्शन 8 जो पहले था उसकी जगह नया आ गया। वो क्या नया आ गया, वो सबसेक्शन 5 से कनेक्टेड है, सबसेक्शन 5 का नॉन कंप्लायंस है तो उस केस में पेनल्टी सबसेक्शन 8 की अट्रैक्ट होगी, वो क्या मैंने बता दिया, एंड और इसमें कोई चेंज नहीं है। ना इसी चैप्टर में मर्जर अमलगमेशन में दूसरा क्या चेंज है, मर्जर अमलगमेशन चैप्टर में एक सेक्शन आप पढ़ते हैं, सेक्शन 233, मर्जर एंड अमलगमेशन ऑफ सर्टेन कंपनीज। सेक्शन 233 में लिखा हुआ है मर्जर अमलगमेशन सर्टेन कंपनी, इसमें लिखा हुआ है कि सब अगर 2 और मोर स्मॉल कंपनीज का मर्जर हो रहा हो या होल्डिंग कंपनी का विच इज होली ओन सब्सिडरी उसके साथ मर्जर हो रहा हो, मतलब होल्डिंग कंपनी और होली ओन सब्सिडरी का आपस में मर्जर हो रहा हो, या 2 या 2 से ज्यादा स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी का मतलब वही कंपनी एक सेक्शन 2 क्लॉज 85, तो उस केस में सेक्शन 233 में स्पेशल प्रोसीजर दे रखा वो फॉलो करना, रादर देन सेक्शन 232 जो जनरल प्रोसीजर फॉर अमलगमेशन वो नहीं फॉलो करना। तो अलग से सेक्शन 233 बना हुआ मर्जर अमलगमेशन सर्टेन कंपनी, तो सर्टेन कंपनी सेक्शन 233 सब सेक्शन 1 पढ़ते हैं तो पता लगता है वो सर्टेन कंपनी कौन सी है जिनके अलग से सेक्शन बना रखा मर्जर अमलगमेशन, अलग से प्रोविजन है। 2 और मोर स्मॉल कंपनी का मर्जर हो रहा हो, स्मॉल कंपनी का मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 85 से लेना है, एंड होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडी नहीं, होल्डिंग कंपनी विथ होल्डी ओन सब्सिडरी, मतलब एक तरफ एक होल्डिंग कंपनी एक तरफ उसकी होल्डी ओन सब्सिडरी, उनका आपस में मर्जर हो रहा है, तो उस केस में जनरल प्रोविजंस ऑफ मर्जर सेक्शन 232 अप्लाई नहीं होते, सेक्शन 233 के अकॉर्डिंग चलता है। ये तो ऑलरेडी जो है मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने बताया। अब देखिए आप सेक्शन 233, अच्छा इसमें एक बात और लिखी हुई है, और सच अदर क्लास ऑफ कंपनी एज में प्रिस्क्राइब्ड। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ तो क्लास ऑफ कंपनी सेक्शन में दे दी सेक्शन 233 सब सेक्शन 1 जिनका मर्जर एज पर सेक्शन 233 होगा, एंड उसके अलावा उसमें इसके अलावा और क्लास ऑफ कंपनी जो कि गवर्नमेंट एमसीए प्रिस्क्राइब करेगी थ्रू द रूल्स, उन पे भी सेक्शन 233 का प्रोसीजर अप्लाई होगा। तो अभी तक एक्चुअली अलग से एमसीए ने कोई क्लास ऑफ कंपनी प्रिस्क्राइब की नहीं थी, इसका मतलब जो सेक्शन में था इफेक्टिवली सिर्फ इन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में सेक्शन 233 अप्लाई होता था। अगर 2 या 2 से ज्यादा स्मॉल कंपनी का मर्जर हो रहा हो या होल्डिंग कंपनी होली ओन सब्सिडरी का मर्जर हो रहा हो, एंड इसके लिए सच अदर क्लास, इसमें कुछ भी एमसीए ने अभी तक प्रिस्क्राइब नहीं किया था। लेकिन रिसेंटली अच्छा सेक्शन 233 के साथ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्शन 233 वी हैव रूल नंबर 25, सब आपके बुक में पहले से दे रखा है, रूल 25 ऑफ द रूल्स कंपनीज कॉम्प्रोमाइजेज अरेंजमेंट्स एंड अमलगमेशन रूल्स 2016। इन रूल्स का रूल नंबर 25 इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्शन 233। अच्छा इस रूल्स में भी इन्हीं कंपनी की बात कर रखी थी इन दोनों की। अच्छा इस रूल्स के अंदर
जो रूल 25 है उसमें सब रूल 1 और सब रूल 2 के बीच में रूल 25 जो इससे रिलेटेड सेक्शन 230 से रिलेटेड, सब रूल 1 में तो इन्हीं कंपनी की बात करेंगे जो सेक्शन में दे रखा है, और सब रूल 2 के बीच में एक सब रूल 1A नया ऐड हो गया, ये अमेंडमेंट है, ये ऐड हो गया. It means in Rule 25, which is in the context of Section 233 of the Companies Act, after Sub Rule 1 and before Sub Rule 2, एक नया सब रूल ऐड हो गया, सब रूल 1A. वो सब रूल 1A क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि सर सेक्शन 233 के अकॉर्डिंगली, सेक्शन 233 के अकॉर्डिंगली आपको टू और मोर स्टार्टअप कंपनी का भी मर्जर हो सकता है, या one or more startup company and one or more small company का मर्जर भी हो सकता है. इट मीन्स 2 या 2 से ज्यादा स्टार्टअप कंपनी का मर्जर भी एज पर सेक्शन 233 हो सकता है, या एक या एक से ज्यादा स्टार्टअप एंड दूसरी एक या एक से ज्यादा स्मॉल कंपनी. स्मॉल कंपनी का मतलब तो वही सेक्शन 2 क्लॉज 85 वही है. तो देखा जाए ये चीज सेक्शन में नहीं दे रखी थी, सेक्शन में देखा 2 और मोर स्मॉल कंपनीज, ठीक है, या होल्डिंग कंपनी एंड होल्डिंग ओन सब्सिडरी. ये तो कैसे थे सबसेक्शन रूल 25 में सब रूल 1A जो ऐड हुआ है अमेंडमेंट से, क्या ये इस यहां से डिराइव किया गया? सेक्शन में लिखा ना, सच अदर क्लास ऑफ कंपनी एज में प्रिस्क्राइब, मतलब गवर्नमेंट और भी क्लास ऑफ कंपनी को प्रिस्क्राइब कर सकती है, एंड दोज कंपनी कैन गेट मर्ज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 233. तो एक्चुअली रिसेंटली रूल 25 अमेंड हुआ. रूल 25 के अंदर एक नया सब रूल ऐड हुआ, सब रूल 1A, एंड उसमें लिखा है कि साहब 2 या 2 से ज्यादा स्टार्टअप कंपनी भी मर्जर हो सकती है एज पर सेक्शन 233, या एक से ज्यादा स्टार्टअप कंपनी विद अनदर वन और मोर स्मॉल कंपनी, मतलब एक स्टार्टअप और एक स्मॉल कंपनी का आपस में मर्जर हो सकता है एज पर सेक्शन 233, एंड 2 या 2 से ज्यादा स्टार्टअप कंपनी का भी मर्जर हो सकता है एज पर सेक्शन 233. इसका मतलब क्या ये बात यहां से सच अदर क्लास में ये आ गया, ठीक है. रूल इसके लिए रूल 25 अमेंड हुआ एंड एक नया सब रूल ऐड हो गया, सब रूल 1A बिटवीन सब रूल 1 एंड सब रूल 2 एंड ए. और स्टार्टअप कंपनी, कोई स्मॉल कंपनी तो ऊपर भी टर्म आ रहा है, सेक्शन 2 क्लॉज 85. स्टार्टअप कंपनी का मतलब क्या दे रखा है? स्टार्टअप कंपनी मीन्स अ प्राइवेट कंपनी, इट शुड बी प्राइवेट कंपनी either incorporated under the Companies Act 2013 or incorporated under the old Act, Companies Act 1956, and which is recognized as such, that is recognized as the startup by whom? Department for Promotion of Industry and Industrial Trade. गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, क्या नाम है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. इस डिपार्टमेंट ने अगर किसी प्राइवेट कंपनी को रिकॉग्नाइज किया हुआ एज ए स्टार्टअप, कौन सी प्राइवेट कंपनी? विच इज इनकॉर्पोरेटेड ईदर अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर कंपनीज एक्ट 1953, देन वो स्टार्टअप कहलाएगी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस टॉपिक. तो ऐसी स्टार्टअप कंपनी मतलब बेसिकली वो प्राइवेट कंपनी है, इनकॉर्पोरेटेड ईदर अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर कंपनीज एक्ट 1956, एंड विच हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टार्टअप बाय होम? But government department, what is the name of the government department? Department for Promotion of Industry and Internet Trade. अगर उस डिपार्टमेंट ने किसी प्राइवेट कंपनी को रिकॉग्नाइज किया हुआ है कि साहब ये स्टार्टअप है, तो वैसी स्टार्टअप 2 या 2 से ज़्यादा आपको मर्ज हो सकती है एज पर सेक्शन 233, या वैसी स्टार्टअप किसी स्मॉल कंपनी के साथ मर्ज हो सकती है एज पर सेक्शन 233. इसका मतलब नेट रिजल्ट ये निकला कि सेक्शन 233 के हिसाब से सेक्शन और रूल्स मिला के देखें जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर दिया है, 2 या 2 से ज्यादा स्मॉल कंपनी का मर्जर एज पर सेक्शन 233 हो सकता है, होल्डिंग ओन सब्सिडरी का मर्जर एज पर सेक्शन 233 हो सकता है, 2 या 2 से ज्यादा स्टार्टअप का आपस में मर्जर हो सकता है एज पर सेक्शन 233. स्टार्टअप का मतलब क्या मैंने बताया, और एक या एक से ज्यादा स्टार्टअप विद अनदर वन और मोर स्मॉल कंपनी, इनका भी मर्जर हो सकता है एज पर सेक्शन 233. तो मतलब बेसिकली ये मैंने पूरा रिलेट करके बता दिया कि साहब इस सेक्शन में जो लिखा सच अदर क्लास, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में रूल 25 अमेंड हुआ. रूल आप जानते हैं गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, एंड रूल 25 में सब रूल 1A ऐड हो गया, जहां पे देखिए सब रूल 1A में पूरा पढ़ देता हूं, मैंने पूरा समझा दिया क्या इफेक्ट है, मैं पूरा पढ़ देता हूं. In Rule 25, following sub rule 1A shall be added after sub rule 1. देखिए क्या है sub rule 1A. A scheme of merger or amalgamation under section 233 may be entered between any of the following class of company, namely, मतलब जो सेक्शन में दे रखा तो है ये अदर क्लास ऑफ कंपनी जो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब रूल, ये रूल में है ना, रूल 25 सब रूल 1A, between any of the following class of company, namely 1, 2 or more startup companies, 1 or more startup company with 1 or more small company आ गया. और स्टार्टअप कंपनी का मतलब दे रखा है, स्टार्टअप कंपनी मीन्स अ प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और कंपनीज एक्ट 1950 एंड रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय होम? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. तो ये छोटे छोटे 2 अमेंडमेंट थे मर्जर अमलगमेशन चैप्टर में,
एक सेक्शन 232 में सब सेक्शन 232 जिसमें सब सेक्शन 8 नया आ गया, और एक आपका रूल सेक्शन 233 उससे कॉन्टेक्स्ट में रूल 25 में एक नया सब रूल ऐड हो गया, रूल 25 सब रूल 1A, सब रूल 1A। नाउ आगे देखिए, we have some amendments in the topic takeovers. टेकओवर में जो पहला अमेंडमेंट है, दैट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्शन 3। अच्छा, सेक्शन 3 में सब सेक्शन, सॉरी सेक्शन बोल रहा हूं, रेगुलेशन 3, सॉरी, रेगुलेशन 3 ऑफ सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर कोड। इसमें आप पढ़ते हैं ना कि साहब अगर कोई टारगेट कंपनी एक्स लिमिटेड और कोई एक्वायरर है, लेट्स से और इस कंपनी में जितने शेयर पहले से अगर होल्ड कर रहा है, रेगुलेशन 3(1) अगर कर रहा है वो, प्लस जो एक्वायर करने जा रहा है, दोनों मिला के अगर इट इज रीचिंग टू द लेवल ऑफ 25% और मोर, या रेगुलेशन 3(2) में पढ़ते हैं कि ऑलरेडी उसका 25% या उससे ज्यादा है, एंड फर्दर ही एक्वायरिंग मोर देन 5% इन 1 फाइनेंशियल ईयर, तो ओपन ऑफर ट्रिगर हो जाएगा। तो 3(1) में पढ़ते हैं कि अगर 25% के लेवल पर रीच कर रहे हैं तो ओपन ऑफर ट्रिगर हो जाएगा। 3(2) में पढ़ते हैं कि पहले से 25% या उससे ज्यादा पे हैं, मोर देन 5% फर्दर आप एक्वायर करें इन 1 फाइनेंशियल ईयर, अगेन ओपन ऑफर ट्रिगर हो जाएगा। ये पढ़ते हैं ना। नाउ इसका अंदर 25% का रेफरेंस ये कि पोस्ट एक्विजिशन अगर हम 25% पहुंचे रेगुलेशन 3(1), और प्री एक्विजिशन ऑलरेडी हम 25% पे एंड देन एक्वायरिंग मोर देन 5% इन 1 फाइनेंशियल 3(2), तो 25% रेफरेंस दोनों जगह आता है, 3(1) में भी आता है, 3(2) में भी आता है। नाउ अब ये बोलना क्या चाह रहा है, अगर ये टारगेट कंपनी लिस्टेड एंटिटी होती है, अगर ऐसी लिस्टेड एंटिटी है जिसकी सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन, the securities are listed on innovators growth platform। आप जानते हैं नया कंसेप्ट आपको है, पहले इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बोलते थे, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म IGP, जो आप सेबी ICDR रेगुलेशन वगैरह में सब LODR सब जगह इसका रेफरेंस आता है। अगर ये टारगेट कंपनी ऐसी लिस्टेड एंटिटी है जिसकी सिक्योरिटी कहां लिस्टेड है, ऑन इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म, तो उस केस में जहां जहां 25% लिखा हुआ है, 25% की जगह 49% हो जाएगा, दोनों जगह, रेगुलेशन 3(1) में भी, रेगुलेशन 3(2) में भी। इट मींस अगर ऐसी टारगेट कंपनी है जिसकी सिक्योरिटीज आर लिस्टेड इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म, यू नो दैट दिस इज वन ऑफ द स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म इन द स्टॉक एक्सचेंज, वहां पे अगर ये लिस्टेड है इनकी सिक्योरिटी, तो उस केस में ओपन ऑफर कब ट्रिगर होगा, अगर इस कंपनी के कोई शेयर्स एक्वायर कर रहा है रीचिंग टू द लेवल ऑफ 49%, 3(1) का ओपन ऑफर ट्रिगर हो जाएगा। 25% में नहीं होगा, कब होगा, 49% पे। ऐसे आप 49% एंड अबव होल्ड कर रहे हैं एंड देन एक्वायरिंग मोर देन 5% इन 1 फाइनेंशियल ईयर, देन 3(2) का ओपन ऑफर ट्रिगर हुआ। इट मीन जहां जहां 25% है उससे 49% हो जाए। किस कॉन्टेक्स्ट में, अगर ये टारगेट कंपनी ऐसे लिस्टेड एंटिटी है जिसकी सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन द इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म। तो एक चीज ध्यान रखना, रेगुलेशन 3 में ऐसा कोई चेंज नहीं है ऑफ सेबी टेक ओवर कोड, सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर कोड, ठीक है। आपको खाली एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में कोई टारगेट कंपनी ऐसी है जिसकी सिक्योरिटी कहां लिस्टेड है, ऑन इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म, तो उस कॉन्टेक्स्ट में 25% की जगह 49% हो जाएगा। बाकी तो मैंने क्या किया आपके नोट्स के अंदर, या मैंने क्या लिखा, एज पूरा टॉपिक में कुछ नहीं छेड़ा रेगुलेशन 3 के, लास्ट में एक नोट डाल दिया कि सब अगर ऐसी कम है एंटिटी, तो उस केस में जहां जहां 25% आप पढ़ रहे रेगुलेशन 3 में, चाहे वो 3(1) हो चाहे 3(2), उसकी जगह 49% पढ़ना है। और उसका मतलब क्या मैंने समझा दिया। देखिए मैंने लिख दिया है, फॉलोइंग पैरा शैल बी एडेड एट द एंड ऑफ द टॉपिक, टॉपिक के लास्ट में, मतलब पूरा टॉपिक छेड़ा नहीं है, लास्ट पैरा, टॉपिक के लास्ट में ये एक पैराग्राफ एंड हो जाए। क्या, इट मे बी नोटेड इन रेगुलेशन 3 एनी रेफरेंस टू 25%, मतलब पूरे रेगुलेशन 3 में चाहे 3(1) हो चाहे 3(2) है, जहां जहां 25% का रेफरेंस है, in the case of listed entity which has listed specified security on innovators growth platform shall be read as 49। मतलब ऐसी एंटिटी जिसकी सिक्योरिटी कहां लिस्टेड है, इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म, उसके कॉन्टेक्स्ट में 25% जहां जहां रेगुलेशन 3 में लिखा हुआ है वो 49% पढ़ा जाएगा। मतलब बेसिकली उन कॉन्टेक्स्ट में 25% की जगह 49% पे ओपन ऑफर ट्रिगर होगा रेगुलेशन 3(1) में, और 3(2) में 49 एंड अबव ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं एंड देन एक्वायरिंग मोर देन 5% इन 1 फाइनेंशियल ईयर, तब आपको ओपन ऑफर ट्रिगर होगा। एंड जैसे ये चेंज आपको रेगुलेशन 3 में, सिमिलर अमेंडमेंट रेगुलेशन 6 में भी है।
अब सेबी टेक ओवर कोड। रेगुलेशन 6 जो कि अगेन वॉलेंट्री ओपन ऑफर है, उसमें भी 25% का रेफरेंस जहां भी आ रहा है। बट अगर टारगेट कंपनी इज अ लिस्टेड एंटिटी जिसकी सिक्योरिटी कहां पे लिस्टेड ऑन इनोवेटर ग्रेड प्लेटफॉर्म, तो वहां पे 25% की जगह क्या पढ़ना है 49%, 25% की जगह क्या पढ़ना है 49%। ये भी पैराग्राफ लास्ट में, मतलब रेगुलेशन 6 जैसे एज इट इज लास्ट में एक नोट डाल दिया, देखिए मिलेगा voluntary offer regulation 6 following para shall be added at the end of the topic. It may be noted in regulation 6 any reference to 25%, जो भी 25% जहां भी आ रहा है, in case of listed entity which is listed specified security innovator grade platform shall be read as 49%। 25% की क्या पढ़ा जाएगा 49 in the context of such entity। एक और चेंज वो भी इसी कॉन्टेक्स्ट में रेगुलेशन 29 में, रेगुलेशन 29 में आप जाते हैं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, डिस्क्लोजर ऑफ एक्विजिशन डिस्पोजल, बेसिकली आप एक्वायर कर रहे हैं डिस्पोज का उसका डिस्क्लोजर करना है। अच्छा, रेगुलेशन 29 में नॉर्मली आप पढ़ते हैं रेगुलेशन 29 सब रेगुलेशन 1 कि अगर कोई टारगेट कंपनी एक्स लिमिटेड और इसके शेयर्स एक्वायर कर रहा है एंड ही रीचिंग टू द लेवल ऑफ 5%, तो उसको डिस्क्लोजर करना है। एक रेगुलेशन 29 सब रेगुलेशन 2 में दे रखा है अगर ऑलरेडी वो 5% पे है, 5% या उससे ज्यादा, एंड देन ही इज परचेजिंग और सेलिंग, एक्वायरिंग और डिस्पोजिंग ऑफ, एक्वायर कर रहा है या डिस्पोज ऑफ कर रहा है, मोर देन नॉट इक्वल टू मोर देन प्लस माइनस 2%, प्लस मीन्स एक्वायर माइनस डिस्पोज ऑफ, ठीक है। कितना मोर देन 2, मतलब ऑलरेडी आप 5% के लेवल पे हैं, 5% उससे ज्यादा, और कितना परचेज कर रहे हैं मोर देन 2%, कितना सेल कर रहे हैं मोर देन 2%, इधर परचेज सेल जो भी आप कर रहे हैं, लेकिन मोर देन 2 एक्सीडिंग 2%, तो वहां भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। तो रेगुलेशन 20 में थोड़ा सा बैकग्राउंड बता जिससे आपको रिलेट कर पाए क्या आपको चेंज है। तो रेगुलेशन 29 सब रेगुलेशन 1 में इस आप 5% के लेवल पहुंचे डिस्क्लोज करना इस बात को, और आप ऑलरेडी 5% उसके ऊपर हैं और देन यू आर एक्वायरिंग और डिस्पोजिंग ऑफ मोर देन 2%, तो उसका भी डिस्क्लोजर करना, ये 29(2) के हिसाब से। अगेन ये तो प्रोविजन तो ऑलरेडी है, मैंने उसको रिवाइज बताया आपको। चेंज क्या है, अगर ये कंपनी ऐसी लिस्टेड एंटिटी है जिसके सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन वही इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म IGP, इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म, तो उस केस में 29 रेगुलेशन 29(1) में जो 5% है उसकी जगह 10% पढ़ना है। इसका मतलब अगर ऐसी टारगेट कंपनी है तो उसके 10% या उससे ज्यादा शेयर एक्वायर कर तब डिस्क्लोजर करना, 5% में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अराइज नहीं होगी तो 5 की जगह 10 हो जाएगा ये। और जो आपका रेगुलेशन 29(2) में 5% का भी रेफरेंस आ रहा है कि अगर आप ऑलरेडी 5% या उससे ज्यादा है, तो वही अगर यहां क्या हो जाएगा 10% या उससे ज्यादा है, तो यहां क्या हो जाएगा 10% या उससे ज्यादा है, तो ये कट कर दिया। इसकी जगह अगर 10% या उससे ज्यादा है देन परचेजिंग और डिस्पोजिंग ऑफ हाउ मच, यहां 2% है ना, मोर देन 2%, तो अब मोर देन 5%, मोर देन प्लस माइनस 5%, वही सेम परचेज कर रहे हैं 5% से ज्यादा, सेल कर रहे हैं 5% ज्यादा, तो आपको डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। इसका मतलब क्या हुआ 29(1) में 5% की जगह 10% पढ़ना इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिस्टेड एंटिटी जिसकी सिक्योरिटी IGP पे इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है। और रेगुलेशन 29(2) में जो 5% दे रखा है उसकी जगह 10% पढ़ना, वो तो सेम ही चीज होगी, ऑलरेडी आप 5% की जगह 10% के लेवल पे हैं। एंड देन हाउ मच यू आर एक्वायरिंग, एक्वायरर कितना परचेज कर रहा है डिस्पोज ऑफ कर रहा है, मोर देन 5%, तो मोर देन 2% की जगह क्या हो गया मोर देन 5%। इट मीन जहां जहां 5% है वहां 10 हो जाएगा, देखो यहाँ भी 5 की जगह 10% हो गया, यहाँ भी 5 की 10 हो गया, और जहां जहां 2% है मोर देन 2%, मोर तो यहाँ भी है, मोर वर्ड तो सेम ही रहेगा, जहां जहां 2% की जगह 5% हो जाएगा। किस कॉन्टेक्स्ट में, अगर वो लिस्टेड एंटिटी ऐसी है जिसकी सिक्योरिटी कहां पे लिस्टेड हो ऑन इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। इज दैट ओके, मैं वो पढ़ देता हूं। इसमें अगेन रेगुलेशन 29 जो है आपको एज इट इज लास्ट में हमने एक पैराग्राफ ऐड कर दिया। देखिए इट में बी नोटेड दैट इन रेगुलेशन 29 in case of listed entity which has listed specified security on innovators growth platform, any reference to 5%, जहां भी 5 में रेफरेंस है, यहां भी है और यहां भी है, shall be read as 10%, ठीक है। एंड एनी रेफरेंस टू 2%, यह है आपका shall be read as 5%, मतलब मोर देन 5% 2% है तो मोर देन क्या हो जाएगा 5%, क्या हो जाएगा मोर देन, मोर तो रही है वर्ड, खाली 2 की जगह क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये चेंज है। इसका तब टेक ओवर कोड के अंदर जो भी चेंजेस मैंने बताया रेगुलेशन 3 में, रेगुलेशन 6 में, रेगुलेशन 29 में, वो सारे के सारे अमेंडमेंट्स आर ओनली इन द ओनली व्हेन पर्टिकुलर केस कि अगर टारगेट कंपनी या लिस्टेड एंटिटी जिसकी सिक्योरिटी कहाँ पे लिस्टेड हो ऑन इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, उस केस में थोड़े से परसेंटेज अगर चेंज हो, जहाँ ट्रिगर पॉइंट्स फॉर ओपन ऑफर,
ट्रिगर पॉइंट फॉर डिस्क्लोजर वो आपके चेंज हो गए। एंड कब, अगर टारगेट कंपनी जो लिस्टेड एंटिटी जिसकी आपको सिक्योरिटी कहाँ पे लिस्टेड है, ऑन इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। बाकी ओवरऑल ना रेगुलेशन 3 में कोई चेंज है, ना रेगुलेशन 6 में कोई चेंज है, ना रेगुलेशन 29 में, खाली पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में ट्रिगर पॉइंट्स फॉर ओपन ऑफर, ट्रिगर पॉइंट फॉर डिस्क्लोजर वो चेंज हो गए। ठीक है, कौन से पर्टिकुलर केस में, अगर टारगेट कंपनी जो लिस्टेड एंटिटी whose securities are listed on the innovators growth platform। तो ये छोटे छोटे चेंजेस थे इन द टॉपिक टेक ओवर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक जहां पे चेंजेस हैं। एक टॉपिक आप पढ़ते हैं वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप में आपका एक वाइंडिंग अप चैप्टर के अंदर एक टॉपिक आता है आपका dissolution of the company by tribunal, that is by NCLT, section 302। इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक आता है। अरे इस टॉपिक के लास्ट में एक सेंटेंस दे रखा है, इस टॉपिक के लास्ट में एक सेंटेंस दे रखा है। क्या सेंटेंस दे रखा है कि साहब जो एनसीएलटी डिसोल्यूशन का ऑर्डर पास करेगी, जो एनसीएलटी डिसोल्यूशन का ऑर्डर पास करेगी, तो उस ऑर्डर की कॉपी आरओसी को फाइल करनी है फॉर रजिस्ट्रेशन, पर आरओसी के नॉलेज में आना चाहिए ऑल दैट। तो वो सेंटेंस को आप हटा दीजिएगा, जो लास्ट पूरे टॉपिक में जो लास्ट सेंटेंस है, लास्ट पैराग्राफ नहीं, लास्ट सेंटेंस, उसमें ये लिखा हुआ है कि साहब जो एनसीएलटी ने डिसोल्यूशन का ऑर्डर पास किया कंपनी के रिस्पेक्ट में, तो डिसोल्यूशन ऑर्डर की कॉपी आरओसी को फाइल करनी है, सो दैट आरओसी के नॉलेज में बात आ जाए, आरओसी अपने रिकॉर्ड में इसको एंट्री करे। तो वो जो लास्ट सेंटेंस को आप डिलीट कर दिए, उसकी जगह नया आपको एक पैराग्राफ, मतलब लास्ट सेंटेंस शैल बी रिप्लेस बाय फॉलोइंग पैरा, मतलब उसको हम पैरा बना, मतलब एग्जिस्टिंग जो लास्ट सेंटेंस है उसको डिलीट कर दिए, उसकी जगह एक नया पैरा ऐड कर लेंगे। उसमें भी वही दिया हुआ लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके, थोड़े से चेंजेस है। देखिए वो क्या, इस ट्राइब्यूनल शैल दैट इज एनसीएलटी शैल विद इन अ पीरियड 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑर्डर, मतलब जिस दिन डिसोल्यूशन ऑर्डर पास किया उसके 30 दिन के अंदर दो चीजें करें। ए, फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर टू द रजिस्ट्रार, खुद एनसीएलटी ऑर्डर की कॉपी आरओसी को फॉरवर्ड करेगी। हु शैल रिकॉर्ड इन द रजिस्टर रिलेटिंग कंपनी, उस कंपनी से रिलेटेड जो भी आरओसी रजिस्टर है उसमें उसकी एंट्री करेगी। अब मिनट, उस मिनट ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी, इस बात की नोटिंग करेगी आरओसी अपने रिकॉर्ड में, उस कंपनी के रजिस्टर में, इस ये कंपनी का डिसोल्यूशन हो गया। एंड और आपको ट्राइब्यूनल क्या करेगी, विद इन 30 डेज, लेकिन ट्राइब्यूनल शैल विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर शैल, एक तो खुद आरओसी को फॉरवर्ड करेगी ऑर्डर कॉपी, सो दैट आरओसी उस कंपनी के रजिस्टर में इस बात की नोटिंग करेगी सब कंपनी का डिसोल्यूशन हो गया है। एंड ट्राइब्यूनल शैल आल्सो विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डायरेक्ट द कंपनी लिक्विडेटर, उस कंपनी का जो भी लिक्विडेटर था इन द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप, टू फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ द डिसोल्यूशन ऑर्डर टू द रजिस्ट्रार, एंड अगेन रजिस्ट्रार हु शैल रिकॉर्ड इन द रजिस्टर ऑफ द कंपनी रिगार्डिंग दिस फैक्ट दैट कंपनी हैज बीन डिसोल्व्ड। इसका मतलब क्या हुआ, पहले क्या होता था, एक ही जगह से आरओसी को इंटीमेशन मिल रहे थे रिगार्डिंग द डिसोल्यूशन कंपनी, अब दो जगह से मिल रही है। एक तो ट्राइब्यूनल एनसीएलटी खुद विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर आरओसी को ऑर्डर की कॉपी फॉरवर्ड कर रहा है, और आरओसी उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा है उस कंपनी के रजिस्टर में कि साहब ये कंपनी का डिसोल्यूशन हो गया। और दूसरा एनसीएलटी विद इन 30 डेज कंपनी लिक्विडेटर को ऑर्डर दे रहा है कि आप दोनों 30, एक तो आरओसी को 30 डेज में ऑर्डर रिकॉल फाइल करा, आरओसी उसको अपने रिकॉर्ड में उस कंपनी के रजिस्टर में एंट्री करा कि सब कंपनी का डिसोल्यूशन हो गया। दूसरा एनसीएलटी विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑर्डर कंपनी लिक्विडेटर को ऑर्डर दे रहा है, डायरेक्ट कर रहा है कि आपको डिसोल्यूशन ऑर्डर की जो कॉपी है आप आरओसी को फाइल, अब ये आरओसी को फाइल करेगा, एंड आरओसी उस कंपनी के रजिस्टर में उसकी नोटिंग करेगा दैट कंपनी हैज बीन डिसॉल्व्ड। इसका आरओसी को क्या दो जगह से आपको इंटीमेशन मिले रिगार्डिंग डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी, एक एनसीएलटी डायरेक्टली आरओसी को इन्फॉर्म कर रहा है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑर्डर, दूसरा एनसीएलटी विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑर्डर कंपनी लिक्विडेटर को डायरेक्ट कर रहा है। क्या बात के लिए कि आप आरओसी को ऑर्डर की कॉपी फॉरवर्ड कीजिए, एंड आरओसी उसको अपने उस कंपनी से रजिस्टर में, उस कंपनी के रजिस्टर में इस बात की नोटिंग करेगा दैट कंपनी हैज बीन डिसॉल्व्ड। इट मीन आरओसी इज गेटिंग द इंटीमेशन रिगार्डिंग द डिसोल्यूशन कंपनी फ्रॉम टू सोर्सेज, एक डायरेक्टली एनसीएलटी बता रहा है, दूसरा एनसीएलटी आस्किंग द कंपनी लिक्विडेटर टू दैट, and company liquidator is forwarding the copy of the order to the ROC। तो ये पहले एक ही जगह से, तो वो लास्ट सेंटेंस तो मैंने लिखा है एग्जिस्टिंग लास्ट सेंटेंस ऑफ द टॉपिक, पूरे टॉपिक में इस टॉपिक के लास्ट सेंटेंस शैल बी रिप्लेस बाय द फॉलोइंग पैरा, इसका था वो सेंटेंस हटा दीजिए, उसकी जगह ये पैराग्राफ, एंड ये क्या है मैंने पूरा पढ़ के बता दिया। थोड़ा प्रोसीजर कह सकते हैं चेंजेज है, प्रोसीजर चेंजेज है। अच्छा, इसी चैप्टर में
दूसरा चेंज देखिए वाइंडिंग अप चैप्टर में, इसके बाद का ही टॉपिक है, पावर ऑफ द ट्राइब्यूनल to declare dissolution of the company void. Power of the tribunal that is NCL to declare the dissolution of the company void. Section 356. या पढ़ते हैं कि अगर एनसीएलटी ने किसी कंपनी का डिसोल्यूशन ऑर्डर पास कर दिया, बाद में अगर कुछ सर्टेन फैक्ट्स सामने आते हैं एनसीएलटी के सामने, तो एनसीएलटी चाहे तो पहले के डिसोल्यूशन ऑर्डर को वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, मतलब कंपनी दोबारा से रिवाइव हो सकती है एज पर सेक्शन 356। पढ़ते हो ना? तो दोनों साथ साथ टॉपिक है जो अभी पहले बताया और ये उसके बाद ये। इसमें भी जो लास्ट सेंटेंस है उसमें ये कि साहब जो एनसीएलटी ऑर्डर पास करेगी, साहब डिसोल्यूशन वॉइड हो गया एंड कंपनी रिवाइव हो गई, उसके ऑर्डर की कॉपी आरओसी को फाइल करनी है, तो उसके अंदर भी चेंज, वो सेंटेंस डिलीट कर दीजिएगा, उसकी जगह नया एक पैराग्राफ, उसमें भी पहले एक सोर्स से आरओसी को इन्फॉर्मेशन अब 2 सोर्स से जाएगी, ये फर्क आ गया। तो वहां भी इस टॉपिक में भी जो लास्ट सेंटेंस है रिगार्डिंग इंटीमेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द एनसीएलटी, कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द एनसीएलटी टू द आरओसी, वो सेंटेंस डिलीट कर दे, उसकी जगह एक नया पैराग्राफ, वो देखिए क्या पैराग्राफ है। द ट्राइब्यूनल सेल, एनसीएलटी सेल A forward a copy of the order within 30 days from the date of the order to the registrar who shall record the same. If the NCLT within 30 days from the date of the order, ऑर्डर की कॉपी किसको फॉरवर्ड करेगा? आरओसी को। आरओसी उसके अपने रिकॉर्ड्स में एंट्री करेगा कि सब कंपनी रिवाइव हो गई, उसका डिसोल्यूशन का जो पहले का ऑर्डर पास होता है वो वॉइड हो गया बाय द ऑर्डर ऑफ द एनसीएलटी। दूसरा, एनसीएलटी शैल डायरेक्ट द कंपनी लिक्विडेटर, कंपनी लिक्विडेटर को डायरेक्ट करे, या द पर्सन हु हैज मेड एन एप्लीकेशन, जिसके एप्लीकेशन पे एनसीएलटी ने ऑर्डर पास किया अंडर सेक्शन 356, एप्लीकेंट बोल सकते हैं। इट विल डायरेक्ट द कंपनी लिक्विडेटर और द एप्लीकेंट। एप्लीकेंट मीन्स अप्लाई टू द एनसीएलटी फॉर डिक्लेयरिंग द डिसोल्यूशन वॉइड, वो आपके टॉपिक में पहले आया हुआ है। तो कंपनी लिक्विडेटर को डायरेक्ट करेगा या एप्लीकेंट जिसकी एप्लीकेशन पे एनसीएलटी पास का ऑर्डर, क्या डायरेक्ट करेगा? टू फाइल अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द एनसीएलटी। एनसीएलटी के जो ऑर्डर पास हुआ अंडर सेक्शन 356, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द एनसीएलटी, ये आपको फाइल करना है विद द आरओसी। कितने दिन में? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर और विद इन सच फर्दर टाइम एज मे बी अलाउड बाय द एनसीएलटी। 30 डेज और सच अदर टाइम एज मे अलाउड बाय द एनसीएलटी। किसको फाइल करना? आरओसी को। एंड आरओसी विल रिकॉर्ड द सेम, उसकी नोटिंग करेगा अपने रिकॉर्ड में कि साहब एक कंपनी का रिवाइवल हो गया, डिसोल्यूशन ऑर्डर वॉइड हो गया, ठीक है, बाय द ऑर्डर ऑफ द एनसीएलटी। इनमें एक तो एनसीएलटी यहाँ भी देखिए इस बात की जानकारी कि साहब एक पर्टिकुलर कंपनी का जो पहले डिसोल्यूशन ऑर्डर पास हुआ था उसको एनसीएलटी ने वॉइड डिक्लेयर कर दिया एज पर सेक्शन 356। उस बात की जानकारी आरओसी को 2 सोर्स से आ रही है। एक तो एनसीएलटी खुद ही विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑर्डर की कॉपी किसको फॉरवर्ड कर रहा है? आरओसी को। आरओसी उसको अपने रिकॉर्ड में नोट कर रहा है। दूसरा, एनसीएलटी इज आस्किंग द कंपनी लिक्विडेटर और समवन हु हैज मेड एन एप्लीकेशन टू डिक्लेयर डिसोल्यूशन वॉइड, या आप एनसीएलटी के ऑर्डर की कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर एनसीएलटी आप आरओसी फाइल, कितने दिन फाइल कीजिए? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑर्डर और विद इन सच फर्दर टाइम एज मे बी अलाउड बाय द एनसीएलटी, एंड देन आरओसी विल रिकॉर्ड द सेम एंड ऑफ दिस फैक्ट दैट कंपनी का रिवाइवल हो गया, कंपनी का डिसोल्यूशन वॉइड हो गया। तो इसका मतलब अगेन 2 सोर्सेज से आपको आरओसी को जानकारी, एक तो डायरेक्टली एनसीएलटी बता रहा है और दूसरा एनसीएलटी कंपनी लिक्विडेटर या एप्लीकेंट को डायरेक्ट करा कि आप ऐसा करिए, नाउ दैट पर्सन इज डूइंग द सेम विद इन 30 डेज और विद इन सच फर्दर पीरियड एज मे बी अलाउड बाय द एनसीएलटी। मैं एक बार पूरा पढ़ देता हूँ। इस टॉपिक में सेक्शन 356 में लास्ट सेंटेंस, उसकी जगह पैरा, एग्जिस्टिंग लास्ट सेंटेंस ऑफ द टॉपिक शैल बी रिप्लेस्ड बाय द फॉलोइंग पैरा। द ट्राइब्यूनल शैल ए फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर within 30 days from the date of the order, date thereof, 30 days from the date order, to the registrar and who shall record the same. And B, the tribunal shall direct the company liquidator or the person on whose application the order was made, मतलब जिसने भी अप्लाई किया, जिसकी वजह से एनसीएलटी ने ऑर्डर पास किया, to file a certified copy of the order, NCLT order, within 30 days from the date thereof, that is 30 days from the date order, or within such further period as allowed by the tribunal. It can be 30 days or such further period as may be allowed by tribunal,
किसको फाइल करना? विद द रजिस्ट्रार हु शैल रिकॉर्ड द सेम, हु शैल रिकॉर्ड द सेम। तो ये लास्ट सेंटेंस की जगह ये कर लीजिएगा। तो ये दो छोटे छोटे चेंजेस थे, एक सेक्शन 302 में और एक सेक्शन 356 में, दोनों साथ साथ ये टॉपिक हैं इन द चैप्टर वांडिकम। तो इसके साथ आपको जो सीआर के पेपर हैं, चाहे ओल्ड सिलेबस का पेपर हो चाहे न्यू सिलेबस का पेपर हो, ठीक है, दोनों में कोई मेजर चेंजेस नहीं है। दो चेंजेस मैंने आपको बताया मर्जर अमलगमेशन में चैप्टर में, सेक्शन 332, सेक्शन 333। टेक ओवर में 3 चेंजेस बताए, वो सारे इन द कॉन्टेक्स्ट, अगर टारगेट कंपनी ऐसी लिस्टेड एंटिटीज जिसकी सिक्योरिटी कहाँ लिस्टेड ऑन द इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, जनरली टॉपिक में कोई चेंजेस टेक ओवर में नहीं है। और 2 चेंजेस मैंने वाइंडिंग में बताए, एक सेक्शन 302 में, एक सेक्शन 356, दोनों में सिमिलर टाइप के चेंजेस हैं। लास्ट पैराग्राफ में जो एनसीएलटी की ऑर्डर की कॉपी आरओसी को फाइल होती है उस तरीका बदल गया और 2 सोर्सेस अब आरओसी को इस बात की इंफॉर्मेशन मिल रही है। सो दैट इज ऑल अबाउट द चेंजेस in both the CR paper, old syllabus as well new syllabus paper, and for December 2021 exam, December 2021 exam। इसके अलावा और कोई changes नहीं है, and for December 2021 exam in CR paper both old syllabus as well as the new syllabus। and आपको और परेशान होने की जरूरत नहीं, मैंने जो भी थे छोटे मोटे चेंजेस जो भी थे मैंने आपको सब बता दिए, ठीक है। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, बहुत अच्छे से आप एग्जाम में परफॉर्म करें एंड यू ऑल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। एंड थैंक यू एवरीवन। एंड आप आई होप ये वीडियो और आपके इसके नोट्स आपको हेल्प करेंगे। तो ये वीडियो और आपके इसके नोट्स ये आपके दोनों हमारी वेबसाइट sangeetkedia.academy.com से आपको मिल जाएंगे। गूगल उस पर यूट्यूब पे भी हम डालते हैं, हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ से आप इसका अमेंडमेंट्स के लिए अपने आपको इसकी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।